मेरे कपड़े कहाँ हैं? क्या पूरे दिन बस तुम अपने कामों में लगी रहती हो? वो कमरे में दाखिल होते ही ऊंची आवाज में बोला। मीशा ने मेज से अपनी किताब रखते हुए नजर ऊपर उठाई। चेहरे पर ठंडे भाव थे। अलमारी में है जहाँ हमेशा रखते हो। और अगर प्रेस नहीं हुए तो क्या आसमान टूट पड़ेगा? मैं अभी कर देती हूँ। बिहान ने इस्त्री स्टैंड की तरफ देखते हुए ताने भरी हंसी हंस दी। खुद के लिए कफन तो बड़े शौक से प्रेस कर लिया होगा, पर मेरे कपड़ों के लिए समय नहीं मिला। मीशा ने गुस्से से किताब बंद की और एक तरफ रख दी। ये कफन वाला ताना देना बंद करो बिहान। तुम्हारे कपड़ों का ध्यान रखने का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी कोई नौकरानी हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मेरी भी एक जिंदगी है। उसकी बात पर बिहान उसकी बात पर बिहान के माथे पर लकीरें गहरी हो गईं। जिंदगी? कैसी जिंदगी? तुम तो यहाँ बस बेकार समय बर्बाद कर रही हो, जबकि मेरा काम करना तुम्हारी जिम्मेदारी में शामिल है, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। जिम्मेदारी? बिहान, मुझे अपनी जिम्मेदारियां मत सिखाओ। मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा, और तुम्हारी ये लगातार हुक्म चलाने की आदत है ना, इसे छोड़ दो। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, एक बराबर की साथी हूँ। मीशा ने बेड से उठते हुए सख्त लहजे में जवाब दिया था। बिहान ने इस्त्री की हुई कमीज उठाकर बेड पर फेंकी। यही तुम्हारी समस्या है, न तुम्हें जिम्मेदारी निभानी आती है, न घर संभालना आता है, लेकिन जबान चलाने में कोई कमी नहीं। मीशा का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। और तुम्हें तुम्हें पति कहलाने का कोई हक नहीं बिहान। जब से इस घर में आई हूँ तुमने मुझे कभी इज्जत नहीं दी। हर वक्त अपनी अकड़ दिखाते हो, जैसे मैं कोई बोझ हूँ। बोझ? हाँ, तुम बोझ ही लगती हो मीशा। ना तो तुम्हारे साथ दिल लगता है, न तुमसे बात करने का मन करता है। बिहान ने कदम आगे बढ़ाया। आवाज़ सख्त और धीमी थी। मीशा के तन मन में उसके शब्दों से आग सी लग गई थी। ये बात तुम पहले भी कई बार कह चुके हो बिहान, अब और सुनाने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो ख़त्म क्यों नहीं करते ये मामला? ये ठंडा व्यवहार ख़त्म क्यों नहीं करते? मीशा ने हाथ उठाकर उसे बात ख़त्म करने का इशारा किया। बिहान ने उसे सख्त नज़रों से देखा और पलटकर कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ा था। क्योंकि तुम्हारे साथ बात करना मेरे लिए समय की बर्बादी के बराबर है, और तुम्हारी जबान है ना, एक दिन तुम्हारे लिए बड़ा मसला बनेगी। तो तुम्हें भी ये समझ लेना चाहिए बिहान कि मैं तुम्हारे हर बेकार के ताने और गुस्से का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी ये अकड़ मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती बिहान, मीशा ने पीछे से ऊंची आवाज में कहा था। बिहान दरवाजा जोर से बंद करके बाहर निकल गया और मीशा ने गहरी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश की। उसके दिल में कड़वाहट थी, लेकिन वो जानती थी कि उसके खिलाफ आवाज उठाना ही उसकी ताकत है। वो पढ़ी लिखी और एक खूबसूरत लड़की थी, फिर कैसे वो बिहान के आगे दब जाती? शादी के बाद से ही उसे इस बात का अंदाजा बहुत अच्छे से हो गया था कि ये शादी बिहान की मर्जी के खिलाफ हुई है, और वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसका ठंडा और सादा रवैया उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता था, और फिर धीरे धीरे उसका व्यवहार और भी कड़वा होता गया। मीशा, जो खुद एक पढ़ी लिखी लड़की थी, फिर कैसे उसके सामने चुप रहती और उसकी जुबान की कड़वाहट को सहन करती? उसने भी अब उसके सामने बोलना शुरू कर दिया था और हर बात का मुंह तोड़ जवाब दिया करती थी, और जिससे वो चिढ़कर रह जाता। शुरू दिनों में जो लड़की सहमी और डरी हुई रहती थी, अब उसकी जबान निकल आई थी, और ये बात बिहान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। रात का गहरा सन्नाटा कमरे में फैला हुआ था। दीवार पर घड़ी की टिक टिक एक खामोश तमाशाई की तरह वक्त के गुजरने का ऐलान कर रही थी। कमरे की मध्यम रोशनी बिहान और मीशा के बीच की दूरी को और भी साफ कर रही थी। बिहान बैठ के एक तरफ चेहरा दीवार की ओर किए चुपचाप लेटा हुआ था। उसके माथे पर गहरे बल पड़े हुए थे, जैसे वो अपने ख्यालों में उलझा हुआ हो। मीशा दूसरी तरफ बेड के दूसरे कोने पर चेहरा छत की ओर किए लेटी थी, मगर उसकी आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। दोनों के बीच दूरी का ये आलम था कि जैसे वो दो अलग अलग दुनिया में मौजूद हों। दोनों बेड तो एक ही शेयर करते थे, लेकिन शादी की पहली रात से ही दोनों के बीच का फासला ज्यों का त्यों बना हुआ था। शादी की पहली रात ही बिहान ने मीशा को साफ साफ लफ्जों में ये बात समझा दी थी कि ना तो तुम मेरी पसंद हो और ना कभी मेरी पसंद बन पाओगी, और जितनी जल्दी ये बात तुम समझ लो तुम्हारे लिए उसी में भलाई है। कभी भी मुझसे कोई उम्मीद मत लगाना, क्योंकि मुझे तुम्हारे वजूद से कोई दिलचस्पी नहीं है। और हाँ, सोफे पर सोने वाला ड्रामा बिल्कुल मत करना, जैसा कि फिल्मों और कहानियों में होता है। मुझे ये ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं। तुम बेड पर ही सोओगी, लेकिन कभी भी मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। ये कहते हुए वो अपना तकिया लेकर अपनी साइड पर लेट गया था। उस वक्त मीशा को लगा था कि कुछ वक्त का अलगाव है, वो शायद इस शादी से नाराज है, धीरे धीरे खुद ही लाइन पर आ जाएगा। लेकिन उनके बीच की दूरी आज भी वैसी की वैसी ही बनी हुई थी।
मीशा ने हल्की सी करवट ली, लेकिन बिहान की तरफ देखने की हिम्मत न की। उसका दिल कई सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। क्या यही जिंदगी थी जिसका कभी उसने सपना देखा था? क्या यही वो रिश्ता था जो उसे सुकून दे सकता था? बिहान ने भी करवट बदली, लेकिन उसका चेहरा अब भी दूसरी ओर था। उसके माथे पर एक बोझ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो उसे जुबान पर लाने में असमर्थ था। वो जानता था कि उनके बीच बात करने का मतलब एक और झगड़ा खड़ा करना था, और आज रात वो और उलझन नहीं चाहता था। मीशा ने धीरे से सांस खींची, जैसे खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही हो। ये खामोशी कब तक रहेगी? उसने दिल ही दिल में खुद से सवाल किया। बिहार ने चुपचाप आंखें बंद कर ली, मगर नींद उससे भी कोसों दूर थी। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हों। कमरे में दोनों के बीच खामोशी और भी गहरी हो गई, और ये खामोशी ही उनके रिश्ते की सच्चाई बयान कर रही थी। न कोई बात, न कोई तसल्ली, और न ही कोई उम्मीद की किरण। वे एक ही कमरे में रहते हुए भी एक दूसरे के लिए अजनबी थे। उनमें पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं था। वो किचन में बर्तन धोने में व्यस्त थी। पानी की धीमी आवाज और बर्तनों की खनक किचन के सन्नाटे को तोड़ रही थी। बिहान सुबह जल्दी ऑफिस चला गया था और वो अपने रोजमर्रा के काम निपटाने में लगी हुई थी कि तभी अचानक पास ही लाउंज से उसकी सास और ननदों की धीमी बातें उसके कानों में पड़ने लगीं। पता नहीं क्या नसीब लेकर आई है ये लड़की। शादी को 2 साल हो गए हैं, पर एक खुशखबरी तक नहीं दी इसने, बिहान की बड़ी बहन ने शिकायत भरे अंदाज में कहा था। मीशा के हाथ एक पल के लिए रुक गए। वो पानी की ठंडी धार के नीचे अपना दिल संभालने की कोशिश करती रही, लेकिन कान खुद ब खुद बातें सुनने पर मजबूर हो गए। मैं तो पहले दिन से ही कह रही थी, बिहान के लिए ये लड़की ठीक नहीं। न शक्ल, न सूरत में कुछ खास, न सलीका। अब ऊपर से बाँझ भी निकली। सास की कड़वी आवाज़ उसके दिल पर तीर की तरह लगी। उसकी खूबसूरती और सलीके को एक पल में ही उन्होंने अपनी नज़रों में 2 कौड़ी का कर दिया था। मम्मा, आप ठीक कहती हैं। अगर औलाद नहीं हुई तो हमारे घर के वारिस का क्या होगा? हमारे भाई बिहान जैसे शानदार लड़के के लिए इससे बेहतर रिश्ता मिल सकता था। दूसरी ननद दिया ने भी ठंडी आह भरते हुए कहा। मीशा का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसके हाथ से एक प्लेट छूटकर सिंक में गिरी, लेकिन वो हिली तक नहीं। आंखों के किनारे नम होने लगे, मगर वो खुद को मजबूत रखने की कोशिश करती रही। सास की आवाज़ फिर से उठी। बस अब देर नहीं होनी चाहिए। अगर ये लड़की हमें वारिस नहीं दे सकती तो मुझे बिहान के लिए दूसरी शादी का सोचना होगा। हमारा परिवार यूं ही ख़त्म नहीं हो सकता। मीशा ने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर लीं। वो जानती थी कि इन सबको सच्चाई का पता नहीं। उन्हें नहीं मालूम था कि बिहान ने उसे कभी अपने करीब आने का मौका ही नहीं दिया था, उसे आज तक छुआ नहीं था। लेकिन ये बात वो किसी से कह भी नहीं सकती थी। ये उसकी जात का दुख था, एक ऐसा रोग जो उसे अकेले सहना था। कुछ पल गुजरे और मीशा ने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। वो अपने आंसू साफ करते हुए बर्तन धोने में लग गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसके दिल में वो बातें छुरियों की तरह उतर चुकी थीं। बिहान की बेपरवाही और ससुराल वालों के ताने सब मिलकर उसकी हिम्मत को आजमा रहे थे। रात का समय था और घर का माहौल अजीब सा शांत और बोझिल था। बिहान थका हुआ ऑफिस से लौटा। उसकी आंखों में उलझन के साथ चेहरे पर बेजारी थी। दरवाज़ा खोलकर अंदर आते ही वो सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ा, मगर मीशा गहरी नींद में थी। एक पल के लिए वो उसे देखता रह गया, फिर अपना बैग रखकर कुछ कहे बिना वापस मुड़ गया। किचन में जाकर उसने कैबिनेट से प्लेट निकाली और अपने लिए खाना गर्म करने लगा। किचन की खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी, मगर बिहान के अंदर का तनाव कम नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ दिया और माया, उसकी बहनें, लॉन्ज में बैठी अपने लेक्चर के नोट्स लिख रही थीं। वे किचन से आती आवाज़ों की तरफ ध्यान देने लगीं और बिहान को खुद खाना निकालते देखकर हैरान रह गईं। मम्मा, बिहान भाई खुद खाना निकाल रहे हैं, दिया ने चौंकते हुए कहा। सरला जी, जो पास ही सोफे पर बैठी हुई थीं, तुरंत उठकर किचन की ओर आई थीं। बिहान बेटा, ये क्या कर रहे हो? और ये मीशा कहाँ है? उनकी आवाज़ में हैरानी और नाराज़गी का मिश्रण था। बिहान ने प्लेट में सब्जी डालते हुए लापरवाही से कहा, सो रही है। ये सुनते ही सरला जी के चेहरे पर नाराज़गी और भी गहरी हो गई। वो गुस्से से बोली, ये क्या तरीका है बिहान? घर में पति थका हारा आए और पत्नी सो रही है, क्या वो तुम्हें खाना तक देने के लिए नहीं उठ सकती? बिहान ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए एक नज़र अपनी माँ पर डाली। छोड़िए मम्मा, मैं खुद कर लूँगा। उससे उम्मीद रखना बेकार है। सरला जी की आवाज़ ऊंची हो गई। फिजूल तो ये सब हो रहा है बिहान। ना तो उसे कोई सलीका है और ना तुम्हारे आराम की परवाह। ऐसी पत्नी का क्या फ़ायदा?
दिया और माया अपनी किताबें बंद करके चुपचाप माँ की बातें सुन रही थीं। बस मम्मा, मुझे सुकून से खाने दें। ये बातें हर वक्त सुनकर मैं तंग आ चुका हूँ। आप अपनी पसंद से ब्याह कर लाई थी उसे, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बिहार ने खाने का पहला निवाला लेते हुए बेहद कड़वाहट से कहा था। सरला जी हैरत से सिर हिलाते हुए वापस लॉन्च की ओर चली गईं, मगर उनके चेहरे पर नाराजगी थी। बिहार ने एक नज़र दिया और माया पर डाली, जो चुपचाप नजरें झुकाए बैठी थीं। उसने खाने की प्लेट उठाई और अपने कमरे की ओर चला गया, जहां खामोशी पहले से भी ज्यादा गहरी महसूस हो रही थी। काफी दिनों से घर के माहौल में उदासी छाई हुई थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो मीशा को आरामदायक कपड़ों में बैठे देखकर बोला, मीशा, जल्दी से तैयार हो जाओ, बॉस ने आज की पार्टी में सबको फैमिलीज के साथ बुलाया है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी चलो। मीशा ने कुछ पल उसकी ओर देखा और फिर छोटा सा जवाब दिया, ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। वो बिना किसी बहस के उठ गई थी। वो इनकार करके कोई और असहजता पैदा नहीं करना चाहती थी। कुछ देर के बाद बिहान तैयार होकर आईने के सामने खड़ा था और मीशा कमरे से बाहर आई। उसने सलीके से सजी हुई काली साड़ी पहनी हुई थी, जिसका अंदाज सादगी और खूबसूरती को साफ दिखा रहा था। उसकी खूबसूरती, वकार और कॉन्फिडेंस सब एक साथ झलक रहे थे। बिहान ने एक नज़र उसे देखा और तुरंत अपनी नज़रें हटा लीं, लेकिन कुछ पल के लिए उसकी आंखें मीशा पर टिक गई थीं। वो इतनी हसीन और गरिमा वाली लग रही थी कि वो खुद को उसे देखने से रोक नहीं पाया। उसके अचानक देखने के अंदाज से मीशा थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग पैदा हुई थी। जो इंसान हमेशा उसे इग्नोर करता आया था, आज वो खुद उसे देखने से रोक नहीं पा रहा था। कुछ पल वो ऐसे ही खड़ा रहा, फिर अपनी पुरानी अना में लौटते हुए बोला, चलो देर हो रही है। पार्टी में एंट्री करते ही मीशा ने बिहान के साथ अंदर कदम रखा और जैसे ही वो लोग अंदर आए, सभी की नज़रें उस पर टिक गईं। बिहान के साथियों ने हैरानी से उसे देखा। अरे वाह बिहान, आपकी वाइफ तो बहुत ग्रेसफुल है, एक साथी ने दिल खोल कर उसकी तारीफ की। बिहान ने बस हल्का सा सिर हिला दिया, लेकिन अंदर से वो भी इस बात को मान चुका था। मीशा ने वहाँ लोगों से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात करना शुरू किया। वो इंग्लिश में बहुत ही फ्लुएंटली बोल रही थी और उसकी पर्सनालिटी ने सबको बहुत अच्छे से इम्प्रेस कर दिया था। बिहान के बॉस की वाइफ जो वहाँ पर मौजूद थी, मीशा से काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। आपकी एजुकेशन क्या है मीशा? बॉस की वाइफ ने क्यूरियोसिटी से पूछा तो मीशा ने सॉफ्ट स्माइल के साथ जवाब दिया, मैंने पीएचडी की हुई है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद लोग शॉक्ड रह गए। बिहान जो एक तरफ खड़ा ये सब देख रहा था, मीशा के इस पहलू से अनजान था। उसे ये जानकर हैरानी हुई कि मीशा इतनी एजुकेटेड और गरिमा वाली है। पार्टी में कई लोग मीशा से इम्प्रेस होकर उसकी तारीफ कर रहे थे। बिहान के बॉस ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बिहान, आप लकी हैं, आपकी वाइफ न सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और एजुकेटेड भी हैं। बिहान ने हल्की सी स्माइल दी, लेकिन अंदर ही अंदर वो मीशा की ये पहचान देखकर हैरान रह गया था। उसके दिल में एक हल्की सी चुभन महसूस हुई, जैसे वो अब तक मीशा को ठीक से समझ नहीं पाया था। पार्टी के अंत पर जब दोनों गाड़ी में वापस जा रहे थे, बिहान चुप था और मीशा खिड़की से बाहर देख रही थी। बिहान के दिल में कई सवाल और फीलिंग्स घूम रही थीं, लेकिन वो उन्हें बोल नहीं पा रहा था। आखिर वो उसकी पर्सनालिटी से इतना अनजान क्यों था कि 2 साल साथ रहने के बाद भी उसकी एजुकेशन के बारे में नहीं जान पाया था। घर की खामोशी पार्टी की चमक दमक से बिल्कुल अलग थी। बिहान ने कार की चाबी टेबल पर रखी और थके हुए कदमों से सोफे पर बैठ गया। मीशा कमरे की ओर बढ़ गई ताकि कपड़े बदल सके। वो अभी आईने के सामने खड़ी अपनी साड़ी के ब्लाउज की डोरी खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उलझ गई थी। डोरी की कॉम्प्लिकेटेड गांठ ने उसके पेशेंस का टेस्ट लेना शुरू कर दिया था। मीशा बार बार आईने में देखकर खुद से स्ट्रगल कर रही थी कि तभी अचानक दरवाज़ा खुला। बिहान अंदर आया। मीशा ने जल्दी से अपनी पोजीशन ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बैक का हिस्सा आईने में साफ दिख चुका था। बिहान की नज़र उस पर ठहर सी गई। मीशा ने थोड़ी घबराहट में कहा, मैं ठीक कर रही हूँ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? बिहान की नज़रों में एक पल के लिए झिझक आई, लेकिन फिर वो धीमी आवाज़ में बोला, रुको, मैं कर देता हूँ। मीशा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो बिना कुछ कहे थोड़ा सा पीछे हट गई, मगर उसकी कमर शीशे से लग गई। बिहान एक पल के लिए रुका, जैसे अपनी जगह से हिलने के बारे में सोच रहा हो, और फिर वो आगे बढ़ा। डोरी के पास आते ही उसके हाथ थोड़े से कांप गए थे। वो अनजाने में अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। डोरियां खोलते हुए उसकी उंगलियां मीशा की कमर को हल्के से छू गईं और दोनों के दिलों में एक अजीब सी गर्माहट पैदा हो गई। मीशा की आंखें बंद हो गईं, उसकी सांसें तेजी से चलने लगीं और दिल एक अनजाने इमोशन से भर गया था। जबकि बिहान की नज़रें मीशा की साफ बेदाग नाजुक कमर पर टिकी हुई थीं। इससे पहले
कि वो मीशा। इससे पहले तो मीशा हमेशा सूट ही पहनती थी। आज पहली बार उसने साड़ी पहनी थी और पहली बार था जब बिहान उसकी खूबसूरती को यूं खुला देख रहा था। दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगा जिसे उसने मुश्किल से संभाला था। गांठ आपस में काफ़ी उलझ गई थी जो उंगलियों से खुल नहीं रही थी। बिना सोचे समझे बिहान ने उसे दांतों से खोलने की कोशिश करने लगा। ये सब बहुत अचानक हुआ था। मीशा के पूरे वजूद में एक करंट सा दौड़ गया तो वहीं बिहान के पूरे शरीर में एक स्पार्क हुआ था, क्योंकि बिहान के होठों ने धीरे से मीशा की नरम मुलायम स्किन को छू लिया था। जल्दी से उसकी डोरियों को खोलता हुआ वो उससे अलग हुआ था। बिहान ने डोरी खोलते ही पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन एक पल के लिए दोनों की नज़रें आईने में मिल गईं। वो पल ऐसा था जैसे टाइम थम गया हो। दोनों के दिलों में शब्द थे लेकिन होठों पर सन्नाटा। बिहान ने नज़रें नीचे करते हुए धीरे से कहा, हो गया। मीशा ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, थैंक यू, लेकिन उसकी आवाज़ हल्की सी कांपती हुई थी। बिहान ने जल्दी से कमरे से निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे के पास रुककर एक पल के लिए पलटकर मीशा को देखा। वो अभी भी आईने के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में कोई अनजान सा इमोशन झलक रहा था। बिहान ने खुद को संभाला और चुपचाप बाहर चला गया, लेकिन उसके दिल में ये पल हमेशा के लिए अंकित हो चुका था। मीशा ने अपनी सांसों को सामान्य करने की कोशिश की। उसका दिल अभी भी उन पलों की तीव्रता में धड़क रहा था। वो उस नज़दीकी के एहसास से परेशान थी जो उनके बीच आज पहली बार हुआ था। सरला जी के कमरे में मोहल्ले की कुछ औरतें बैठी थीं। बातचीत का विषय बदलते बदलते मीशा पर आ चुका था और फिर सरला जी के चेहरे पर दुख और मायूसी के साए गहरे होते जा रहे थे। पता नहीं कैसी लड़की हमारे नसीब में आ गई है। सरला जी ने गहरी सांस ली और बात जारी रखी। बिहान की शादी के सपने देखे थे कि वो जल्दी ही मुझे दादी बनाएगा, लेकिन ये लड़की तो बस एक जंजाल बनकर रह गई है। क्या अभी तक कोई गुड न्यूज़ नहीं मिली? एक औरत ने हैरानी से पूछा। सरला जी ने नामे सिर हिलाकर अफसोस से कहा, नहीं, और मिलेगी भी कैसे? पता नहीं क्या दिक्कतें हैं इस लड़की के साथ। बाहर से देखो तो खूबसूरत है, लेकिन अंदर से बांझ। ऐसी खुशी का क्या फ़ायदा जो घर का चिराग ही न जला सके? ये शब्द मीसा के कानों तक पहुंच चुके थे। वो लाउंज के कोने पर खड़ी सास की हर बात सुन रही थी। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और दिल में दर्द की तीव्रता बढ़ने लगी। सरला जी ने बात जारी रखी, पता नहीं हमने किस भरोसे से ब्याह कर अपने घर लाए थे। आज तक हमारे परिवार में कोई भी ऐसा नहीं हुआ। सब संतान वाले हैं, और ये लड़की ना तो मेरे बेटे के साथ ठीक से रहती है और ना ही बारिश की खुशी दे पा रही है। सच कह रही हैं आप? ऐसी बहू का क्या फ़ायदा जो माँ ही न बन सके? एक और औरत ने सहानुभूति जताते हुए कहा। मीशा का दिल जैसे किसी ने चाकू से काट दिया। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वो जानती थी इन औरतों को सच्चाई का पता नहीं है। वे ये नहीं जानती थीं कि बिहान और उनके बीच पति पत्नी वाला रिश्ता कभी बना ही नहीं था। वो शुरू से ही उसे दूरी बनाए रखता था, जैसे उनके बीच हमेशा एक गैप रहा हो। फिर वो बारिश उन्हें कहाँ से देती? सरला जी की आवाज़ फिर से उठी। एक बारिश की खुशी देखने के लिए मैंने भगवान से कितनी दुआएं मांगी हैं, ये मैं ही जानती हूँ। मीशा ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन दिल की बर्दाश्त अब ख़त्म हो चुकी थी। वो चुपचाप वहाँ से निकल गई, लेकिन सरला जी और बाकी औरतों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वे अपने नकारात्मक अंदाज में सिर हिलाती रहीं और तानों की बारिश करती रहीं। और मीशा अपने कमरे में आकर बिना आवाज के रोने लगी। उसे अपनी बेबसी का आज गहरा एहसास हो रहा था। आखिर कब तक वो इन तानों और बातों को सहती रहेगी? हर आने जाने वाले के सामने सरला जी उसके बारे में ऐसी बातें करती जैसे उसकी कोई इज्जत ही नहीं थी। वो अंदर से टूटती जा रही थी। उसकी बेपनाह मोहब्बत और कोशिशों की कोई कदर नहीं थी। उन्हें बस उससे एक बारिश की उम्मीद थी जो उनकी नस्ल को आगे बढ़ा सके। बिहान बेटा, मेरी बात समझो। ये लड़की तुम्हें औलाद नहीं दे सकती। क्या तुम पूरी ज़िंदगी इसी उम्मीद पर गुजारोगे कि शायद कोई मिरेकल हो जाए? सरला जी ने बिहान को गंभीरता से समझाते हुए कहा। मम्मा, अभी आप ये बातें लेकर क्यों बैठ गईं? बिहान ने थका हुआ सा जवाब दिया, जैसे इस टॉपिक पर बात करने की हिम्मत न हो। आखिर को सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ जो था। क्यों ना लूँ? ये बात तो करनी होगी। तुमने मेरी ख्वाहिशों का ख्याल कब रखना है? तुम्हें दूसरी शादी करनी चाहिए बिहान। इस परिवार का नाम आगे बढ़ाना तुम्हारा फ़र्ज है। सरला जी ने दो टूक लहजे में कहा। वो अपनी माँ की बात पर सन्न रह गया। इतना बड़ा फैसला वो एक ही पल में कैसे ले सकती थी? मीशा जो वहाँ से गुजर रही थी, ये सब सुनकर अब उसकी सहन शक्ति ख़त्म हो चुकी थी। उसने अपने कदम तेज किए और सरला जी और बिहान के सामने जाकर खड़ी हो गई। बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने। मीशा का लहजा काँप रहा था, लेकिन उसकी आंखें बेखौफ थीं।
सरला जी ने हैरानी से उसे देखा। तुम यहाँ क्या करने आई हो और ये किस तरह से बात कर रही हो? मैं ये बात करने आई हूँ कि अगर बारिश न होने की जिम्मेदारी मुझ पर डाल रही हैं आप, तो अपने बेटे से भी पूछना बेहतर होगा, मीशा ने तल्खी से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? बिहार ने सख्त और सपाट लहजे में सवाल किया। वो थोड़ा सा घबरा गया था। मतलब ये है कि आपने कभी पति बनने की कोशिश ही नहीं की। आपने मेरे साथ वो रिश्ता कभी बनाया ही नहीं कि जिसकी वजह से मैं आपको बारिश दे सकती। तो मुझे इल्ज़ाम देने से पहले अपने बेटे के गिरेबान में झांक कर देखें। जब आपका बेटा मेरे करीब नहीं आएगा तो बच्चा हवा में पैदा नहीं हो जाएगा। आज मीशा के सब्र का पैमाना भर चुका था। वो सारी शर्म भूल कर अपने दिल की भड़ास निकालने लगी। मीशा की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। बिहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये सुनकर सरला जी का चेहरा जैसे सफ़ेद पड़ गया। कि क्या कह रही हो तुम? क्या ये सच है? बिहान, क्या तुमने अभी तक? उनकी आवाज़ कांपने लगी। मम्मा, ये सब बकवास कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहान ने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए सख्त लहजे में जवाब दिया। बकवास? क्या वाकई? मीशा ने शिकवा भरी नज़रों से उसे देखा। बिहान का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने कुर्सी को जोर से लात मारी। बहुत हो गया, बहुत हो गया मीशा, अब तुम हद से आगे बढ़ रही हो। हद तो आपने पार की है, इसलिए अब हद की बात मत करें, मीशा ने सामने खड़े होकर कहा। तुम जानती भी हो तुमने अभी क्या किया है? तुमने मेरी इज्जत को चैलेंज किया है। मेरी माँ के सामने ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे की तुमने? बिहान गुस्से से बेकाबू हो गया था। उसने गुस्से में मीशा का हाथ पकड़ लिया, जिससे उसे दर्द महसूस हुआ, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटी, क्योंकि सच्चाई यही है। मैं अब और अपनी ज़िंदगी पर इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मीशा ने दर्द को नज़रअंदाज करते हुए फिर से बेखौफ होकर कहा। अचानक ही उसकी बातें सुनकर बिहान का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने मीशा का हाथ कसकर दबोचते हुए उसे अपने करीब किया और उसके कानों के करीब झुकते हुए सरगोशी भरे अंदाज में गुर्राया। बहुत शौक है ना तुम्हें? बच्चा पैदा करने का, पति पत्नी का रिश्ता चाहती हो ना तुम? चलो कमरे में, आज तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर देता हूँ। उसकी बहशी गुर्राहट सुनकर मीशा एक पल के लिए कांप उठी थी। उसने बेबस नज़र सरला जी पर डाली थी, लेकिन सरला जी के कानों तक बिहान की सरगोशी नहीं पहुंची थी। वो चेहरे पर सदमा और परेशानी लिए उन दोनों को देख रही थी। अभी वो कोई जवाब देती इससे पहले ही बिहान उसे बाजू से खींचता हुआ कमरे की ओर बढ़ा था, जबकि पीछे से सरला जी, जो ये सब देखकर सदमे में थी, तुरंत बीच में आने की कोशिश करने लगी। मीशा लड़खड़ा गई और गिरने जैसी स्थिति हो गई थी उसकी। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था। सरला जी घबरा गईं और उनका हाथ सीधा दिल तक चला गया, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा हो कि हालात इस हद तक पहुंच सकते हैं। माहौल पूरी तरह भारी और तनाव से भरा हुआ हो चुका था। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई मीशा, ये सब बकवास करते हुए? बिहान ने दरवाजा धड़ाम से बंद करते हुए गुस्से भरे लहजे में कहा और उसे जोर से बेड पर पटक दिया। वो करहा उठी। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, जो सच्चाई है वही बयान की है, मीशा ने कांपती हुई आवाज़ में जवाब दिया। उसके लहजे में हार मानने का कोई संकेत नहीं था। सच्चाई? तुम सच्चाई के नाम पर मेरी इज्जत को तार तार करने चली थी। मेरी माँ के सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। बिहान के शब्द जैसे मीशा के पूरे वजूद पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। मैंने तुम्हें कभी नीचा नहीं दिखाया बिहान, लेकिन जब बात हद से आगे बढ़ जाए तो चुप्पी कब तक अपनाई जाए? मीशा ने अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश की। बिहान ने कदम और आगे बढ़ाया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। चुप्पी? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जबान दराजी मेरी बर्दाश्त से बाहर नहीं हो सकती? तुमने आज मुझे और ख़ुद को मेरी माँ के सामने शर्मिंदा किया है। मैं अब कभी उनके सामने सिर नहीं उठा पाऊंगा। शर्मिंदा? बिहान, शर्मिंदा तो मैं हूँ कि मैंने अपनी जात को ख़त्म करके तुम्हारे परिवार के उसूलों और रवैयों के नीचे दबने की कोशिश की। लेकिन मैं भी इंसान हूँ बिहान, एक हार्ड मांस की बनी हुई लड़की जिसकी अपनी भी कोई इज्जत है। मीशा ने अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके उसी के लहजे में जवाब दिया था। बिहान ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में गुस्से का तूफान था। तुम्हारी इज्जत? तुम्हें लगता है तुमने आज अपनी इज्जत बचाई है? तुमने तो मेरी माँ के सामने मेरा भी सिर झुका दिया है। बिहान, ये सब तुम्हारे अपने फैसले का नतीजा है। मेरी ज़िंदगी में तुमने कोई जगह ही नहीं छोड़ी। न तुमने रिश्ता निभाया, ना मेरी इज्जत की, और ना आज तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बिहान ने गुस्से में एक जोरदार सांस खींची और पीछे हट गया। तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है, और अब इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसका लहजा आग बरसा रहा था। मीशा को उसके तेवर बहुत खतरनाक लग रहे थे। तो फिर सजा दे दो मुझे बिहान, क्योंकि तुम्हारे लिए यही आसान हल है। किसी को नीचा दिखाना है तो अपनी अना की तस्कीन के लिए और कर भी कह सकते हो तुम,
लेकिन याद रखो, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। मीशा ने आंसुओं को अपने अंदर उतारते हुए बेहद कड़वाहट से कहा। तो एक लम्हे के लिए वो उसे शोलाबार नजरों से देखता रहा। आज मैं तुम्हारी सारी अकड़ और जबान दराजी निकाल के रहूंगा, फिर देखता हूँ तुम कैसे मेरे सामने जबान चलाती हो। वो अचानक बोलता हुआ आगे बढ़ा। मीशा को अपने आसपास खतरे की घंटियां बजती हुई महसूस हुई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बिहान लगातार उसकी ओर बढ़ रहा था। वो अचानक अपनी शर्ट उतारने लगा और मीशा का दिल जैसे बैठने लगा था। वो उसे अपने होशो हवास में नहीं लग रहा था। तुम पागल हो गए हो बिहान, ये क्या तरीका है? दूर रहो मुझसे। उसने विरोध करना चाहा, मगर बिहान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो वहशी अंदाज में उसकी कलाई को पकड़कर उसे अपने करीब कर चुका था। बहुत शौक है ना सबके सामने अपने पवित्र रिश्ते को तार तार करने का? तो चलो आज तुम्हें बताता हूँ किस तरह जबान चलती है और किस तरह शादीशुदा रिश्ते के हक निभाए जाते हैं। कहने के साथ ही वो एक झटके से उसके दुपट्टे को हटाता उसे सिसकने पर मजबूर कर गया। वो घटा बनकर उस पर छाता उसके हवास ठंडे कर गया था। उसके स्पर्श में बड़ी शिद्दत थी कि मीशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने अंदर का सारा गुस्सा, सारी भड़ास उसके नाजुक वजूद पर निकाल रहा था। मगर ये गुस्सा और शिद्दत तो कुछ ही पल के लिए चला था, क्योंकि मीशा का नर्म, नाजुक, खूबसूरत वजूद देखकर वो बुरी तरह मदहोश हो गया था। वो अफसोस कर रहा था, ये सुकून उसने पहले क्यों नहीं महसूस किया, ये खूबसूरती वो पहले क्यों नहीं देख पाया। वो बड़ी शिद्दत से उसके नरम वजूद को छूता हुआ खुद को बहकने से रोक नहीं पा रहा था। उसके ढीले से कुर्ते के बटन खोलता बड़ी नरमी से उसकी धड़कनों को महसूस कर रहा था। ये नरम मुलायम स्पर्श महसूस करते ही बिहान का पूरा वजूद थरथरा उठा था। वो बड़ी ही शिद्दत और जुनून में भरता उसकी नरम धड़कनों को अपने मुंह में ले गया था। मदहोशी से उन्हें पीते हुए वो मीशा को मचलने पर मजबूर कर गया। धड़कनों से सुकून पाता वो धीरे से उसके कानों के करीब सरगोशी करता हुआ बोला, तुम सच कह रही थी मीशा। मुझे ये पल बहुत पहले ही तुम्हारे साथ गुजार लेने चाहिए थे। इन पलों में जो सुकून है, दुनिया की किसी चीज़ में वो सुकून नहीं। वो अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ता हुआ उसे आंखें बंद करने पर मजबूर कर गया। उसके नरम भरे भरे गुलाबी होंठों ने बिहान का ध्यान अपनी ओर खींचा तो वो बेकाबू होकर उसके होंठों पर झुक गया। उसका खूबसूरत नरम दूधिया वजूद जैसे कोई रस की भरी गागर थी, जिसे वो बड़ी मदहोशी से पीता हुआ खुद को तृप्त कर रहा था। जबकि उसके जुनून और शिद्दत के आगे मीशा बेबस हो गई थी। वो ये रिश्ता चाहती थी, लेकिन इस तरह बिल्कुल भी नहीं। इन पलों में सिर्फ ज़रूरत थी, मोहब्बत नहीं। जिद और अना थी, एहसास नहीं। सरला जी सर झुकाए अपने कमरे में बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर गहरी सोच और परेशानी की लकीरें साफ झलक रही थीं। दिल में लगातार एक ही ख्याल घूम रहा था, मैंने मीशा के साथ ये क्या किया? जिस लड़की ने हमारी इज्जत संभाले रखी, उसे ही बेवजह इल्ज़ाम दे दिए। असली समस्या तो बिहान का रवैया था। सरला जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू छलकने लगे। वो अपनी जगह से उठी और पूजा की थाली सजाकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दो। मीशा जैसी बहू को उसका हक मिले, उसके साथ न्याय हो। मुझे क्षमा कर दो, मैंने उस लड़की के साथ बहुत अन्याय किया। उनके शब्द दिल की गहराइयों से निकल रहे थे और हर शब्द उनके दिल का बोझ और भी बढ़ा रहा था। प्रार्थना के बाद वो चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठ गईं, मगर उनकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी दौरान दिया कमरे में दाखिल हुई। यूनिवर्सिटी से लौटने के बाद उसने अपनी माँ के चेहरे पर परेशानी के संकेत देखे तो तुरंत बोली, मम्मा आप ठीक तो हैं? आपका चेहरा बहुत परेशान लग रहा है, क्या हुआ? सरला जी ने जल्दी से अपनी आंखों से आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस सिर में दर्द हो रहा है। तुम चाय बना दो, शायद उससे कुछ सुकून मिले। दिया ने उनकी बात को गंभीरता से लिया। वो माँ की हालत समझ रही थी। मम्मी, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। अगर कोई बात है तो मुझे बता दें। सरला जी ने एक आह भरकर कहा, नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, तुम चाय बनाकर ले आओ। दिया उदास मन से किचन की ओर चली गई। सरला जी के दिल में बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही थी। मैं इन्हें कैसे बताऊं कि गलती बिहान की है, जिसने मीशा जैसी लड़की को वो स्थान ही नहीं दिया जो उसका हक था, और मैं उल्टा उसी पर इल्ज़ाम लगाती रही, उसे बाँझ कहती रही। वो मन ही मन में खुद को कोसती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही कि बिहान मीशा के साथ किसी तरह का सख्त व्यवहार न करे। उनके दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो अपनी नज़रों में अपनी नादानी किसी के सामने जाहिर नहीं कर पा रही थी। मीशा ने आंखें खोली तो कमरे में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। घड़ी सुबह के 7 बजा रही थी। वो धीरे से उठकर बैठ गई। उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी थकान और भारीपन था, जैसे उसकी रूह पर
एक भारी बोझ हो। उसने नज़र उठाकर बिहान की ओर देखा, जो कि गहरी नींद में सोया हुआ था। उसका चेहरा शांत था, जैसे रात में कुछ हुआ ही न हो, लेकिन मीशा का दिल उस शांति के पीछे छुपे तूफान को अच्छी तरह जानता था। वो धीरे से बिस्तर से नीचे उतरी ताकि उसकी नींद न टूटे। हर कदम उसके दिल पर भारी पड़ रहा था। बाथरूम की तरफ जाते हुए वो आईने में अपनी झलक देखकर रुक गई। गर्दन के पास कुछ लाल निशान थे, जो रात की घटनाओं की गवाही दे रहे थे। उसकी आंखों में नमी उतर आई, लेकिन वो खुद को संभालते हुए वहीं खड़ी रही। बाथरूम का दरवाज़ा बंद करते ही उसने ठंडे पानी से चेहरा धोना शुरू किया। पानी की धार जैसे उसके चेहरे पर बहने वाले अनदेखे आंसुओं को भी बहा कर ले गई। वो शावर के नीचे खड़ी हो गई और ठंडे पानी की बूंदों ने उसके वजूद को धीरे धीरे धो दिया, लेकिन दिल के अंदर छिपी हुई तलखी और दर्द कहीं नहीं बह रहा था। ये कैसा रिश्ता है? उसने खुद से सवाल किया। क्या पति पत्नी के रिश्तों में ये सब जायज़ है? जो रात में बिहान ने मेरे साथ सख्त और बुरा बर्ताव किया था, या ये सिर्फ अना और नफरत की जीत थी? बिहान की नींद में बेखबरी और अपनी हालत के अंतर ने उसके दिल में कई सवाल पैदा कर दिए, जिनके जवाब कहीं नहीं थे। वो शावर बंद करके बाहर निकली, तौलिया लपेटा और धीरे धीरे कपड़ों की अलमारी की तरफ चली गई। जब कपड़े बदल रही थी, तब भी वो अपने शरीर पर उन निशानों को देखकर कांप उठी थी। हर निशान उसे याद दिला रहा था कि ये रिश्ता कितना कमज़ोर और कितना कठोर है, और कैसे बिहान ने अपना गुस्सा उस पर निकाला था। उसने एक सादा सा ड्रेस पहना और कमरे में वापस आई। बिहान अभी तक उसी तरह लेटा हुआ था। उसकी सांसों की आवाज़ कमरे की खामोशी में गूंज रही थी। मीशा ने एक नज़र उसे देखा और दिल में एक सवाल फिर से उठाया। क्या ये रिश्ता कभी उन मोहब्बत भरे ख्वाबों की ताबीर बन सकेगा जिनके लिए मैंने खुद को कुर्बान कर दिया? वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई, दिल में एक बोझ लिए जो उसके वजूद को तोड़ रहा था, लेकिन जुबान पर शिकायत का एक लफ्ज़ भी नहीं था। रसोई में हल्की हल्की चाय की खुशबू फैली हुई थी। वो चूल्हे के पास खड़ी पराठे बना रही थी, जबकि उसके दिलो दिमाग में एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। वो बड़ी ही खामोशी से अपने काम करने में लगी हुई थी कि तभी अचानक उसके पीछे किसी के आने की आहट महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो सरला जी दरवाजे पर खड़ी थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी नजारत और झिझक का साया था। सरला जी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके पास आईं। उनकी आंखें झुकी हुई थीं और वो जैसे अल्फाज जोड़ने की कोशिश कर रही थीं। मीशा ने हैरानी से उनकी ओर देखा और नरमी से पूछा, मम्मी जी खैरियत? सरला जी ने गहरी सांस ली और नरमी से बोली, बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मीशा ने पराठा पलटते हुए एक लम्हे को रुककर उनकी ओर देखा, फिर नरम लहजे में कहा, मम्मी जी आपको मुझसे माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है? आप मेरी सास हैं और मेरी माँ जैसी हैं। उसकी बात पर सरला जी की आंखों में आंसू भर आए। वो पास रखी कुर्सी पर बैठ गई और अपने कांपते हुए लहजे में बोली, मीशा मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है। तुम्हें गलत समझा। तुम पर वो इल्ज़ाम लगाए जो बिल्कुल बेबुनियाद थे। मुझे नहीं पता था कि हकीकत क्या है। मीशा हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी, जबकि सरला जी ने अपनी बात जारी रखी। मुझे नहीं पता था कि बिहान ने कभी तुम्हें अपना समझा ही नहीं, कभी तुम्हारे करीब ही नहीं आया। मैं तो तुम्हें बात समझती रही, तुम्हें कोसती रही, जबकि हकीकत में गलती बिहान की थी और शायद मेरी भी। मीशा ने पराठे को प्लेट में रखकर चूल्हा बंद कर दिया। वो उनकी बातें सुनकर चुपचाप पास आकर खड़ी हो गई थी। मम्मी जी आप ये सब क्यों कह रही हैं? उसने नरम लहजे में सवाल पूछा। सरला जी ने नम आंखों से उसकी ओर देखा। बेटा मैं मानती हूँ कि बिहान की शादी मैंने ज़बरदस्ती करवाई है। वो किसी और लड़की की मोहब्बत में था, एक ऐसी लड़की जो ठीक नहीं थी, जिसे मैं अपनी बहू नहीं बना सकती थी। मैंने उसे उस रिश्ते से दूर रखने के लिए तुमसे शादी करवा दी, मगर मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो तुमसे इस कदर नफरत करेगा, कि तुम्हें अपनाएगा ही नहीं। मीशा ने उनकी बात सुनकर दिल में एक टीस सी उठती महसूस की, मगर उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मम्मी जी आपने जो किया अपने बेटे की भलाई के लिए किया। इसमें आपकी नीयत गलत नहीं थी। शायद मेरी ही गलती है कि मैं बिहान के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाई, उसका दिल जीत नहीं पाई। सरला जी ने नम आंखों से उसका हाथ थाम लिया। नहीं बेटा, ये तुम्हारी गलती नहीं है। बिहान अंदर से टूटा हुआ इंसान है। वो ऊपर से जितना सख्त दिखता है, अंदर से उतना ही कमज़ोर और मोहब्बत का मोहताज है। वो बस अपने जख्मों को छुपाने के लिए ये सब करता है। मीशा इस रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। मुझे यकीन है कि अगर तुम उसे अपनी मोहब्बत दिखाओगी, उसका ख्याल रखोगी, तो वो तुम्हें ज़रूर अपना लेगा। तुम्हारे सिवा कोई और उसे संभाल नहीं सकता। मीशा ने उनकी बातों को गहरी सोच में डूब कर सुना, फिर धीरे से बोली, मम्मी जी मैं वादा करती हूँ कि मैं इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करूँगी। बिहान का दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश करूँगी।
सरला जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, भगवान तुम्हें कामयाब करे। उनकी बात पर वो मुस्कुरा दी। उसके दिल में एक उम्मीद थी कि वो इस रिश्ते को अपनी मोहब्बत और सब्र से ज़रूर मजबूत कर देगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी ही कुर्बानियाँ क्यों न देनी पड़े। दिन भर की थकान के बावजूद मीशा ने पूरे दिल से बिहान के लिए हर काम किया था। रसोई में खाने की खुशबू फैली थी और उसने खास इंतजाम के साथ बिहान के पसंदीदा खाने तैयार किए थे। उसके कपड़े इस्त्री करके अलमारी में सलीके से रख दिए थे और ख़ुद भी हल्के गुलाबी रंग की एक खूबसूरत साड़ी पहनकर तैयार हो गई थी। वो आईने में अपना अक्स देखकर थोड़ा सा झिझकी थी। वो बेहद सादगी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो ये सब उसी सख्त इंसान के लिए कर रही थी जिसने खुद ही उसे दर्द दिया था और अब खुद ही दूर बैठा था। शाम ढले जब बिहान घर लौटा तो दरवाज़ा खोलते ही वो कुछ पल के लिए ठिठक गया। मीशा लॉन्ज में बैठी थी, मगर आज वो हमेशा की तरह सादी नहीं लग रही थी। उसकी शख्सियत में एक अजीब सी नरमी और दिलकशी झलक रही थी। बिहान ने कुछ लम्हों के लिए आंखें झपकाईं, जैसे ये नज़ारा उसके लिए नया हो। फिर वो चुपचाप अंदर आया, मगर उसकी नज़रें बार बार मीशा पर जाकर टिक रही थीं। उसके दिल ने एक धड़कन मिस कर दी थी। आप आइए ना, मैं खाना लगा देती हूँ। उसकी आवाज़ में खुशदिली थी जिसने बिहान को और भी बुरी तरह से हैरान कर दिया था। वो बेख्याली में जूते उतारते हुए सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। क्या ये वही मीशा है जिसे वो हमेशा नज़रअंदाज करता आया था? वो सोचता चला गया। उसकी नज़रें बार बार उसके हसीन चेहरे का घेराव कर रही थीं। आज उसकी खामोशी भी कुछ अलग ही थी। मीशा ने डाइनिंग टेबल पर खाने की प्लेटें सजा दी और बिहान के पास आकर कहा, खाना लग गया है, आप आ जाइए। बिहान ने कुछ कहे बिना उसकी ओर देखा और फिर खाने की मेज पर आकर बैठ गया। खाने की खुशबू ने उसका दिल मोह लिया था और हर निवाले में मीशा की मेहनत का स्वाद महसूस हो रहा था, मगर वो अपनी हैरानी को छुपाए हुए खामोश रहा। खाने के बाद उठकर अपने कमरे की ओर चला गया। मीशा ने जल्दी से सारे बर्तन समेटे और चाय बनाने के लिए किचन में चली आई। कुछ ही देर में वो कमरे में चाय का कप लेकर आई। बिहान बेड पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, मगर मीशा को देखते ही उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गईं। वो चुपचाप चाय का कप उसके पास रखकर बोली, चाय लेकर आई हूँ, शायद आपको काम करते हुए थकान महसूस हो रही हो। बिहान ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। वो अंदर से हैरान भी था और थोड़ा सा बेचैन भी, मगर उसके होठों पर सख्ती जमी हुई थी। उसने छोटा सा कहा, रख दो, अगर आपको कुछ और चाहिए तो बता दीजिएगा। वो मुस्कुराते हुए वापस जाने लगी तो बिहान की नज़रें खुद ब खुद उसका पीछा करने लगीं। उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो रही थी, जैसे कोई दीवार हो जो धीरे धीरे गिर रही हो। मगर उसने खुद को संभाला और दोबारा से अपने काम में लग गया। हालांकि दिल अभी भी मीशा की मौजूदगी की खुशबू में उलझा हुआ था। मीशा कमरे से बाहर आकर सुकून की सांस लेने लगी। वो जानती थी कि बिहान का रवैया अभी भी ठंडा है, मगर वो अपनी मोहब्बत और मेहनत से उसके दिल में जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। बिहान की दिल की सख्ती को पिघलाने का इरादा उसकी आंखों में चमक रहा था। सरला जी मेहमानों की आमद पर बहुत खुश थी। उनके चेहरे पर हल्की सी घबराहट भी साफ झलक रही थी। आज दिया के रिश्ते वाले उसे देखने आ रहे थे और वो चाहती थी कि सब कुछ बेहतरीन हो। मीशा ने अपनी मेहनत से यकीन दिलाया था कि किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। मेहमानों के आते ही घर की रौनक बहुत बढ़ गई थी। दिया हल्के रंग के कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही थी और मेहमानों की नज़रें उस पर टिकी हुई थीं। सरला जी के चेहरे पर एक खुशगवार मुस्कान थी और बिहान भी दिया को देखकर खुश नजर आ रहा था। मीशा ने किचन से निकलकर सबको नमस्ते किया और खाने की तैयारियों का जायजा लेने लगी। डाइनिंग टेबल पर हर तरह का लजीज खाना सजाया गया था, जिसमें बिरयानी, शाही पनीर, रायता, छोले, पूरी और मिठाई में खीर शामिल थी। जब मेहमानों को खाने के लिए बुलाया गया तो हर किसी ने खाने की तारीफ की थी। एक औरत ने सरला जी से कहा, आपकी बहू बहुत सुघड़ और सभ्य है, खाने का इंतजाम बहुत अच्छा है। सरला जी के दिल में गर्व की लहर दौड़ गई और उन्होंने मोहब्बत भरी नज़रों से मीशा की ओर देखा। मीशा ने काफ़ी खुशदिल अंदाज में सबकी मेहमान नवाजी की थी और बिहान भी दिल ही दिल में मीशा की मेहनत को सराह रहा था। हालांकि उसने जाहिर नहीं किया था। मेहमानों ने दिया को पसंद कर लिया था और उनके परिवार वालों ने तुरंत रिश्ता तय करने की इच्छा भी जाहिर कर दी। सरला जी तो खुशी से निहाल होकर बोली, ये तो हमारी भी खुशकिस्मती होगी कि हमारी दिया आपके घर की बहू बने। डेट भी जल्दी ही फिक्स हो गई थी और सबने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। जब मेहमान रुखसत हुए तो सरला जी ने मीशा के सिर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, बेटा तुमने आज मेरा दिल जीत लिया है। ये सब कुछ तुम्हारे बिना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। सरला जी की बात पर मीशा ने मुस्कुराकर कहा, मम्मी जी
ये सब तो मेरा फ़र्ज़ था। आप खुश हैं, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। बिहार ने एक पल के लिए मीशा की ओर देखा। उसे महसूस हो रहा था कि मीशा इस घर का दिल बन चुकी है और उसकी मौजूदगी हर किसी के लिए सुकून का कारण है। मगर उसने कुछ कहने की बजाय चुपचाप कमरे की तरफ का रुख कर लिया। दूसरी तरफ मीशा का दिल इस बात पर मुतमईन था कि वो अपने फ़र्ज बखूबी निभा रही है। उसकी ज़िंदगी में धीरे धीरे सुकून उतर रहा था जिसकी वो तलाश में थी। दिया की शादी की तैयारियां अपने चरम पर थीं और वो तीनों शॉपिंग मॉल आई हुई थीं। दिया और माया का रवैया भी अब मीशा के साथ काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था। शॉपिंग मॉल की विशाल पार्किंग में बस थोड़ी सी रौनक लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर दाखिल हुई, माहौल और भी खुशनुमा हो गया। तीनों ने आराम से दुकानों की तरफ कदम बढ़ाए। मीशा, दिया और माया ने हर दुकान को ध्यान से देखा। अलग अलग रंगों और डिजाइनों में घूमते हुए नए कपड़े और एसेसरीज चुनी थी। दिया और माया कभी मीशा के साथ मजाक करती, कभी किसी खूबसूरत ड्रेस की तारीफ करती, तो कभी माया उसे अपनी पसंद के रंगीन स्कार्फ दिखाती रहती। तीनों आपस में बातें करते हुए शॉपिंग में बिजी हो गई थी। मीशा ने खास तौर पर एक खूबसूरत सूट पसंद किया था जिसका रंग बहुत गहरा और बहुत सादा था। मगर जब उसने वो सूट दिया के सामने रखा तो दिया ने कहा, ये तो तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। माया ने भी हंसते हुए कहा, यही तो तुम्हारी पर्सनालिटी के मुताबिक है, तुम्हें इसे ज़रूर लेना चाहिए। बिल्कुल सादा और नफीस। काफ़ी देर शॉपिंग करने के बाद थकान महसूस होने लगी तो मीशा ने कहा, अब मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। दिया और माया ने भी उनकी बात में सहमति जताई और फिर तीनों ने शॉपिंग मॉल के एक खूबसूरत रेस्टोरेंट की ओर रुख किया। रेस्टोरेंट का माहौल काफ़ी सुकून भरा था, जहां उनकी थोड़ी सी थकान का एहसास कम हो गया था। उनके सामने लजीज खाने की प्लेटें रखी हुई थीं। मीशा ने चिकन कबाब और ग्रिल्ड सब्जियां ऑर्डर की थी, जबकि दिया ने सब्जियों का पुलाव और माया ने बेहद स्वादिष्ट चिकन मंचूरियन चुना था। खाने के दौरान तीनों एक दूसरे से बातें करती रहीं। माहौल काफ़ी अच्छा और सुकून भरा था। हर किसी की तबीयत काफ़ी सुकून और सामान्य थी। बातों का सिलसिला कभी शॉपिंग की पसंदीदा चीज़ों पर होता तो कभी भी एक दूसरे से पिछले दिनों की बातें शेयर कर लेती। खाने के बाद वे आराम से रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर घर की ओर बढ़ गईं। रात का समय था। वो पूरे दिन की थकी हारी कमरे में आई। शरीर में थकान के साथ दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो भारी कदमों से कमरे की ओर बढ़ रही थी कि तभी बिहान की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। मेरे कपड़े निकाल कर दो मीशा, बिहान ने अपने वही सामान्य सख्त और ठंडे लहजे में कहा। वो अब उसके इस लहजे की आदी हो चुकी थी। मीशा ने उसकी ओर मुड़कर एक नज़र देखा, फिर तुरंत कपड़े निकालने के लिए आगे बढ़ गई। वो हर काम में हमेशा चुस्त और जिम्मेदार रहती थी, लेकिन आज उसका दिल कुछ अलग ही हालत में था। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। जैसे ही वो बिहान के कपड़े निकालने के लिए करीब पहुंची, अचानक उसका शरीर कांपने लगा, जैसे किसी ने उसके अंदर कोई गहरी सच्चाई खोल दी हो। फिर अचानक उसकी नज़र धुंधला गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। बिहान को एक झटका सा लगा। उसने तुरंत मीशा को अपनी बाहों में संभाल लिया। मीशा, क्या हुआ तुम्हें? उसकी आवाज़ में चिंता थी। वो तुरंत उसे संभालने लगा और उसके चेहरे पर पानी के छींटे डालने लगा ताकि उसे होश आ सके। मीशा के दिमाग में एक अजीब सी हालत थी, जैसे वो किसी सपने में हो। पानी की बूंदें उसके चेहरे पर गिरती हुई उसे महसूस हो रही थी। कुछ ही पल के बाद वो होश में आई थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। बिहान का चेहरा सामने आया और उसे थोड़ा समझने में थोड़ा सा समय लगा था कि क्या हो रहा है। तुम्हें क्या हुआ है? बिहान ने नरमी से कहा। ठीक हो तुम? मीशा ने अपने दिमाग को संभाला, फिर बिहान के चेहरे को देखकर धीरे से कहा, मुझे नहीं पता बिहान, अचानक से जैसे मेरा सिर घूम गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। उसने अपने शरीर को संभालने की कोशिश की, मगर उसकी हल्की कमजोरी से वो खुद भी परेशान थी। नहीं, ये सामान्य नहीं है, बिहान ने तुरंत कहा। मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। उसने फ़ोन निकाला और डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर, मेरी पत्नी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, प्लीज़ तुरंत आकर जाँच करें। उसकी आवाज़ में बेचैनी घुली हुई थी और वो लगातार मीशा को ही देख रहा था। डॉक्टर कुछ ही देर में घर आ चुका था और फिर डॉक्टर कुछ ही देर में घर आ चुकी थी और मीशा का चेकअप करने लगी। वो उसे नरमी और तसल्ली देती रही और फिर जब डॉक्टर ने जांच पूरी की तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मुबारक हो मीशा, आप माँ बनने वाली हैं। ये सुनकर बिहान का दिमाग सन्न रह गया। उसकी आंखों में हैरानी का पहला झटका आया। उसे पूरी तरह यकीन नहीं हो रहा था। क्या? वह हैरान होकर बोला। यानी? मीशा की आंखों में बेहद खुशी की चमक थी। उसने हाँ में सिर हिला दिया। बिहान कुछ लम्हों तक खामोश रहा, जैसे उसके दिमाग में लाखों ख्याल घूम रहे हों। फिर अचानक ही उसका दिल खुशी से भर गया। वो बिना कुछ कहे मीशा के पास आया और उसे अपने गले से लगा लिया। उसके दिल में एक तूफान था, एक खुशी का तूफान जिसने उसे सुकून दे दिया था।
मैं तो ये कभी सोच भी नहीं सकता था मीशा। ये खबर मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है, बेहान ने बेख्तियार कहा। हम दोनों की ज़िंदगी बदलने वाली है मीशा, मैं बहुत खुश हूँ। वो सारी तलखियाँ इस खबर के सामने जैसे भूल गया था। मीशा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ बेहान, ये खबर जब सरला जी और दिया माया तक पहुँची तो वो लोग भी खुशी से हैरान रह गए। सरला जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मीशा को खुशी से गले लगा लिया। मेरे बेटे, इस खुशखबरी से घर खुशी से भर गया है, इस खुशी की कोई इंतहा नहीं, सरला जी ने भावुक होकर कहा। उनकी आवाज़ में मोहब्बत और खुशी झलक रही थी। माया भी बेहद खुश थी और उसने मीशा को गले लगाकर कहा, आप दोनों के लिए दुआएं हैं, भगवान आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। सारे घर के लोग खुशी में डूब गए थे और वो लम्हा उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। मीशा और बिहान का रिश्ता अब एक नए रंग में रंग चुका था। अब एक दूसरे के और भी करीब आ गए थे। अतीत की तलखियाँ पल में जैसे मिट गई थीं। सरला जी मीशा का बहुत ख्याल रखती थीं। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं और उन्होंने साफ कह दिया था कि मीशा को बिल्कुल भी काम नहीं करने दिया जाएगा। वो सुबह सुबह ही उसके लिए नाश्ता तैयार कर देती और फिर प्यार से कहती, बेटा आराम करो, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस चैन से बिस्तर पर लेट कर ये सारी तैयारियां देखो। मीशा को शुरुआत में थोड़ा अजीब लगता था क्योंकि वो हमेशा खुद ही सब कुछ करती आई थी, लेकिन सरला जी का ये अपनापन उसके दिल को छू जाता था। वो उसके लिए हर तरह के हेल्दी खाने बनाती, दवाइयों का ध्यान रखती और अक्सर कहती, अब से बस अपने आप का ध्यान रखो। दूसरी तरफ दिया और माया शादी की तैयारियों में व्यस्त थी, लेकिन मीशा को किसी काम में हाथ नहीं लगाने दिया जा रहा था। घर में एक खुशनुमा माहौल था, हर तरफ हंसी खुशी बिखरी हुई थी। मीशा ने मन ही मन सोचा, काश जिंदगी का हर दिन ऐसा ही होता जहाँ सिर्फ मोहब्बत और अपनापन हो। और फिर 2 महीने पलक झपकते ही गुजर गए और दिया की विदाई का दिन भी आ गया। सरला जी बेहद खुश थीं। दिया और माया पार्लर में तैयार होने के लिए चली गई थीं, जबकि मीशा और सरला जी घर की तैयारियों में लगी हुई थीं। सारे काम निपटाकर मीशा तैयार होने के लिए कमरे में आई। उसने एक बेहद खूबसूरत फ्रॉक चुनी थी जो उसने खास तौर पर बारात के लिए बिहान की पसंद से ली थी। बिहान किसी काम से कमरे में आया और उसे तैयार होते देखकर वहीं रुक गया। वो बेहद प्यारी लग रही थी। उसकी नाजुक कमर और सादगी भरा अंदाज बिहान की नज़रों में ठहर गया। वो अनायास ही छोटे छोटे कदमों से उसकी ओर बढ़ा। मीशा ने पलट कर उसे देखा तो उसकी गहरी और भावुक नज़रों की वजह से वो घबराकर जल्दी से निगाहें झुका गई। बिहान को ये मंजर बहुत अच्छा लगा। वो उसे धीरे से अपनी ओर खींच लाया। वो उसके सीने से आ लगी। दोनों के दिल एक साथ धड़क रहे थे। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये पहली बार था जब बिहान के मुंह से मीशा के लिए तारीफ निकली थी। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मीशा की आंखों में हल्की सी नमी और मुस्कान दोनों साथ थे। ये पल उसके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। बिहान की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। मीशा, मैं तुमसे अपने पिछले रवैये के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं गलत था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। मेरा दिल अब सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी और उसके शब्दों में ऐसा एहसास था जो मीशा के दिल की हर दीवार को तोड़ गया। मीशा की आंखों से आंसू निकल आया, लेकिन उसके होंठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी मोहब्बत ने आखिरकार अपना रास्ता पा लिया है और बिहान का दिल सच में उसका हो चुका है। मैंने तुम्हें माफ़ किया बिहान, सब भूल जाओ। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे बिना रहने का मैं सोच भी नहीं सकती। मीशा के ये अल्फाज पूरे सच्चे दिल से निकले थे और बिहान को जैसे किसी सुकून की दुनिया में ले गए। बिहान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उसे धीरे धीरे चूमने लगा। उसके अंदाज में एक दीवानगी थी, एक अपनापन था, जैसे वो सालों का दर्द और दूरी एक पल में मिटा देना चाहता हो। मीशा शर्म से लाल होकर उसके सीने में छुप गई और उस पल में दोनों के बीच सिर्फ मोहब्बत की खामोशी थी। वे दोनों हॉल में पहुंच चुके थे। बारात आ चुकी थी। दिया दुल्हन बनकर बेहद खूबसूरत लग रही थी। सरला जी अपनी बेटी को देखकर बार बार उसकी बलाएं ले रही थी। बिहान भी अपनी बहन को देखकर बेहद खुश था। मीशा मेहमानों का अच्छे से स्वागत कर रही थी। शादी में उसके घर वाले भी बुलाए गए थे। बाराती हॉल में दाखिल हुए तो फूलों की बारिश हो गई। दिया का दुल्हन रोहन बेहद हैंडसम था। सबने उसकी और उसके परिवार की खूब तारीफ की, जो बेहद मिलनसार थे। रोहन और दिया साथ बैठे किसी सपने जैसे लग रहे थे, जैसे सच में चांद और सूरज की जोड़ी हों। कुछ देर की रस्मों के बाद विवाह शुरू हुआ और फिर सबके आशीर्वाद के साए में शादी संपन्न हुई। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी और मुस्कान में एक अजीब सी खामोशी छुपी हुई थी। सरला जी और बिहान दोनों अपनी जगह पर खड़े, दिलों में अनगिनत एहसास दबे हुए थे, मगर साथ ही एक सुकून था कि उन्होंने अपने फर्ज पूरे कर दिए थे और अब जिंदगी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी।
भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, सरला जी ने धीरे से कहा और दिया के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेर दिया। उनकी आवाज़ में गहरी उदासी थी, जैसे वो अपनी सबसे कीमती चीज़ को खो रही हो। बिहान की आंखों में नमी थी, मगर उसकी जुबान पर कुछ नहीं आया। वो बस अपनी बहन को मुस्कुराती नज़रों से देखता रहा। उसके जाने का ख्याल उसके दिल को बेचैन कर रहा था। आखिर को बाप के बाद उसने ही अपनी दोनों बहनों को बाप बनकर पाला था और उनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया था। माया और मीशा धीरे से दिया के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, हमेशा खुश रहना और याद रखना हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, कभी खुद को अकेला मत समझना। दिया ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर सबकी ओर देखा। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द था कि वो अब उनसे दूर जा रही है। वो सबके बीच खामोश खड़ी थी, एक नया सफ़र शुरू करने जा रही थी। उसकी आंखों में वही दर्द था जो हर लड़की को अपने घर से रुखसती के वक्त होता है। और फिर वो बाप की दहलीज पार कर गई। सबकी आंखें आंसुओं से भर आईं। सरला जी मीशा के गले लगकर रो पड़ी। वो भी उन्हें तसल्ली देती हुई खुद भी रो पड़ी। सारे कामों से फुर्सत पाकर मीशा अपने कमरे में आई, जहाँ पूरा कमरा खुशबू से महक रहा था। उसने दरवाज़ा बंद किया और एक लंबी सांस ली, जैसे वो दिन भर की थकान और भागदौड़ से अब अपनी दुनिया में लौट आई हो। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में थकान का असर। वो आईने के सामने आकर धीरे धीरे अपना मेकअप साफ करने लगी, जैसे दिन भर की रौनक, शोर और खुशियों से निकलकर अब वो खुद को सुकून देना चाहती हो। उसी पल दरवाज़ा धीरे से खुला और बिहान कमरे में दाखिल हुआ। वो नरम कदमों से चलता हुआ उसके करीब आया और उसकी नज़रें मीशा पर टिक गईं। उस पल वो बहुत कुछ भूल चुका था और सिर्फ मीशा की मौजूदगी में डूबा हुआ था। बिहान ने आकर मीशा के कंधे पर हाथ रखा और फिर एक पल के लिए खामोश रहा। मीशा ने चौंक कर सिर उठाया और उसने नरम लहजे में कहा, थक गई हो? बिहान की आवाज़ में एक नरमी सी घुली हुई थी जो मीशा को और ही दुनिया में खींच रही थी। मीशा ने हल्के से जवाब दिया, नहीं, बस थोड़ा सा समय चाहिए था आराम के लिए। वो धीरे से बोली। बिहान के चेहरे पर गहरी मोहब्बत और चाहत की झलक साफ दिखाई दे रही थी। बिहान के चेहरे पर नरम और गर्म तासुर थे। उसने मीशा को अपनी ओर खींच लिया। आज की रात मेरी है, बिहान ने दिल की गहराइयों से कहा और उसकी आंखों में मोहब्बत का रंग चमक रहा था। उसने मीशा की तरफ एक कदम बढ़ाया, नरम लहजे में बोला, चलो फिर तैयार हो जाओ, आज हम सुहागरात मनाएंगे। मीशा की सांस एक पल के लिए थम सी गई। उसकी आंखों में मोहब्बत और हैरानी का मिला जुला एहसास चमक रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और साथ ही एक खुशी की लहर उसके अंदर तक दौड़ गई थी। वो धीरे से बिहान की तरफ मुड़ी और उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मैं आपके लिए तैयार हो जाती हूँ। मीशा ने नरम और भावुक अंदाज में कहा और चुपचाप मुड़कर वार्डरोब की ओर चली गई। बिहान हल्की मुस्कान के साथ वहीं बैठ गया। मीशा का दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे उसके अंदर एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही हो। बिहान की चाहत ने उसके दिल में एक सच्चे और गहरे प्यार की जगह बना दी थी। मीशा ने धीरे से एक लाल रंग का बेहद खूबसूरत अपनी शादी वाला लहंगा निकाला और खुद को तैयार करने में लग गई। वो जानती थी कि आज की रात उसके लिए बहुत ख़ास है और यह एहसास उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक बिखेर रहा था। उसने हल्का फुल्का सा मेकअप किया, बालों को सलीके से संवारा और जब वो तैयार होकर आईने के सामने खड़ी हुई तो एक पल के लिए खुद को देखकर मुस्कुरा उठी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मीशा ने जब आईने में खुद को देखा तो एक पल के लिए उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही है। उसका रूप पहले से कहीं ज़्यादा निखरा हुआ था। आंखों में एक अलग सी चमक थी और चेहरे पर हल्की सी झिझक भरी मुस्कान, लेकिन इस सुंदरता के पीछे उसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी भी थी, जैसे आने वाले पलों की अनजानी सी घबराहट उसे धीरे धीरे महसूस हो रही हो। दूर से बिहान ने मीशा को आते हुए देखा। उसकी नज़रों में शौक और अपनापन, एक अलग ही जहान बस गया था। मीशा को दुल्हन के रूप में सामने आता देखकर उसके दिल में एक अनजानी सी मोहब्बत और सुकून की लहर दौड़ गई। वो धीरे धीरे उसके करीब बढ़ा और पास आकर उसकी आंखों में देखने लगा। वो दुल्हन के लिबास में किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसका दिल बदल चुका था, इसीलिए अब देखने का अंदाज भी पूरी तरह बदल गया था। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिहान ने बेहद नरम और भरी हुई आवाज़ में कहा। उसके लहजे में एक सुकून भी था और एक गहरी तसल्ली भी, जैसे वो उसे इस नए रूप में देखकर अपने सारे दर्द भूल गया हो। वो अनायास ही आगे बढ़ा और उसके माथे को बेहद हल्के से चूम लिया, फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। मीशा के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने सुकून से आंखें बंद कर लीं। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया था, जैसे लंबे इंतजार के बाद उसे अपनी मंजिल मिल गई हो। दुल्हन तो वो पहले भी बनी थी, लेकिन पति की सच्ची मोहब्बत और अपनापन उसे बरसों की कश्मकश और दर्द के बाद मिला था। बिहान की आंखों में पहली बार उसके लिए वो अपनापन और गहरी चाहत झलक रही थी,
जिसे हमेशा से मीशा महसूस करना चाहती थी। आज उनकी सुहागरात थी और वो पूरी तरह उसके लिए सजी हुई थी। वो उसे किसी नाजुक कांच की गुड़िया की तरह बेहद एहसास और प्यार से समेटने लगा, जैसे वो उसे कभी खोना नहीं चाहता हो। उसका स्पर्श इस बार बेहद मुलायम, सच्चा और मोहब्बत से भरा हुआ था। मीशा का दिल उस पल खुशी और सुकून से भर गया था। चांद भी जैसे उनके इस खूबसूरत और सच्चे संबंध को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से बादलों की ओट में छिप गया था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।